तो आम आदमी पार्टी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल को जो थप्पड़ मारा गया है एक ऑटो ड्राइवर द्वारा, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आइए राजनीतिक दलों का इस पर क्या कुछ कहना है ये आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र में ना तो इस किस्म के कड़वे शब्द बोलने चाहिए, अपशब्द बोलने चाहिए और ना किसी को थप्पड़ मारना चाहिए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, इसके मैं पक्ष में नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया और जब काम करने का वक्त आया तो मैदान छोड़ के भाग गए। तरीका ढूंढ रहे हैं कि प्रेस में बने कैसे रहें, तो कभी थप्पड़ कोई मार देता है, कभी मुक्का मार देता है, कोई शाही फेंक देता है, कभी ऐसी बातें होती हैं। विरोध तो उनका है सब जगह पर बाद में उन्हीं को फिर उनके साथ मिला लेते। तो कहीं ये नौटंकी जो कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक मीटिंग उनकी नहीं हो रही, फाउंडर मेंबर उनके छोड़ करके चले गए, तिपैया चालक सारे के सारे उनके खिलाफ हो गए वहां पर। तो अब ये कहीं किसी से थप्पड़ मरवा लेते हैं, कहीं से मुंह कर लेते हैं, ये मिली भगत सी लगती मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी मीडिया में बने रखने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मेरे दो सहयोगी मधुरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पुलकित नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ ऋचा मिश्रा आम आदमी पार्टी की नेता है, मेरे साथ जयवीर शेरगिल हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब है। ऋचा, मैं इससे पहले अपने सहयोगियों के पास जाऊं, बीजेपी का आप पे आरोप है कि मीडिया में बने रहने के लिए आप ये थप्पड़ कांड जो है ये बार बार दोहरा रहे हैं। बीजेपी का जो ये आरोप है वो उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी भी चीज को किसी भी तरह समझ सकते हैं और ले सकते हैं। परंतु जो भी ये हो रहा है थप्पड़ जो आज हुआ है और पहले भी हुआ है, जब भी इन चीजों की जांच हुई है हमने पाया है कि पिछली बार भी एक 18 साल के युवक ने जो आके अरविंद जी को मारा था गोकनपुरी इलाके में, उसको पैसे दिए गए थे ये करने के लिए। आप यहाँ भी देखिए ये ऑटो वाला कितने उससे ऊपर आता है, माला पहनाता है और इस तरह जो थप्पड़ मार रहा है या तो वो हमसे गुस्सा है और या उसे प्लांट किया गया है। चलिए, तो मैं आऊंगा कि ये गुस्सा है या इसे प्लान किया गया, ये अपने आप में एक मुद्दा है। अब आपको सुनवाते हैं थप्पड़ मारने वाले युवक का आखिर क्या कुछ कहना है। का नाम लाली है, झूठ बोला, केजरीवाल झूठ बोला, सबको टोपी पहनाया। वैसे अच्छा तो कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है। ऑटो वालों से पैसे लिए सबसे कितने पैसे लिए? 500 रुपए दिए, पर्ची है मेरे पास, झूठ बोला ही सबसे लिए सबसे चंदा। ऋचा मिश्रा ये है जिसने थप्पड़ मारा, उसका बयान अब आप क्या कहेंगी? तो ये कहना चाहूंगी कि अगर इसका गुस्सा सच में जायज है, सच में है ये गुस्सा, तो अगर इन्होंने अपना निकाला है तो अरविंद जी ने कहा है कि ठीक है जितने निकालना निकाल लो, परंतु उन लोगों का क्या? राहुल गांधी अगर इस तरह अनअटेंडेड रैलियों में जाएंगे तो उन्हें क्या क्या चलेगा? आपको याद है ये वो लोग हैं जो आपके साथ ताल ठोक के खड़े हैं, आज भी वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर अपने ऑटो में लगाकर पूरे दिल्ली में घूम रहे थे। अगर आप ये वो लोग हैं जो आपकी जय बोल रहे थे। अगर ये आपसे वाकई नाराज हो रहे हैं, क्या आप लोग इस पे चिंतन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चिंतन मनन हो रहा है। ये हमसे नाराज हो सकता है, एक तबका नाराज हो सकता है कुछ लोगों को बरगलाया गया हो सकता है भड़काया गया हो, परंतु ऑटो ड्राइवर आज भी हमारे साथ है, दिल्ली की जनता आज भी हमारे साथ है। आप जहां भी जाएंगे, चाहे आप किसी भी हमारी रैली में चले जाइए, जो भीड़ उमड़ रही है उसको देख के ये अंदाजा लगता है कि कितने लोग हमारे साथ है, कितना प्यार हमें मिलता है। मैं आऊंगा जयवीर शेरगिल जी। विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब, क्या इस तरह के मुद्दों पे भी आपको राजनीति नजर आती है? इस बात का खंडन करने के बजाय आपके नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने को मीडिया में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मरवा रही है, क्या यह मुमकिन है? देखिए रमेश जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और जो लोग योगेंद्र यादव के मुंह पर काली स्याही लगाते हैं और मालूम चलता है वो उन्हीं के कार्यालय का साथी है, उनका कार्यालय मंत्री है या क्या है, उन्हीं की पार्टी का हिस्सा है, फिर कोई स्याही फेंकता है तो बाद में आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो जाता है, फिर उसके बाद कोई इस तरह की हरकत करता है तो पता लगता है कि वो इन्हीं की पार्टी का सदस्य है। नहीं, विजय कुमार मल्होत्रा का ये कहना, इनके साथ रहे हुए लोग
विजय कुमार मल्होत्रा साहब भी ये कह देते ये दुर्भाग्यपूर्ण है तो समझ में आता, लेकिन वो कह रहे हैं ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। या तो आप विजय कुमार मल्होत्रा की बात से सहमत हैं या असहमत है, दो ही बात हो। देखिए रमेश जी उन्होंने शंका व्यक्त की है कि एक पक्ष ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी स्याही फेंकी जा रही है, कभी कालक लगाई जा रही है, खबरों में बने रहने की कोशिश तो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम इसको सिर्फ शंका पर बात करने का विषय नहीं है, उन्होंने एक विषय उसका एक पक्ष ये भी रखा है। चलिए तो ये लेकिन कुल मिलाकर आप कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। मधुरेन हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। मधुरेन, लगातार आम आदमी पार्टी के प्रति ये जो गुस्सा नजर आ रहा है, इतना गुस्सा तो हमने तब नहीं देखा जब कांग्रेस की महंगाई चरम पे थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर गुस्सा इसलिए क्योंकि जितने सबके आम आदमी पार्टी ने दिखाए थे शायद वो किसी और राजनीतिक दल ने नहीं दिखाए थे, या जितनी अपेक्षाएं आम आदमी पार्टी से थी राजनीतिक दलों से बाकी जनता को नहीं थी, ये कारण हो सकता है। देखिए ये कारण हो सकता है, इसकी समीक्षा हो सकती है, लेकिन समाज में अगर सहिष्णुता खत्म होगी, सहनशीलता खत्म होगी और इस तरह से अहिंसक वातावरण से हिंसा का वातावरण अगर बनने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जो संवाद कायम करने की रणनीति थी, जो संवाद कायम करने की कोशिश थी कि नेताओं के बीच में और आम जनता के बीच में एक संवाद स्थापित हो, उसके बीच की जो दीवार है सिक्योरिटी की वो खत्म हो और सीधा सीधा जो है वो कहीं ना कहीं वातावरण ऐसा बने जिसमें जनता अपनी बात रख सके, नेता उसको सुन सके, नेता अपनी बात रखे, जनता सुन सके। इसके बीच में फिर एक दीवार खड़ी होगी, फिर वो सिक्योरिटी की दीवार होगी और फिर कहीं ना कहीं नेताओं के बीच और जनता के बीच संवाद का जो वातावरण बनने की कोशिश की जा रही थी वो समाप्त होगी। लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, कालिक फेंकने की घटनाएं हुई हैं, थप्पड़ मारने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक नहीं लगेगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ कुछ आम समर्थक भी मौजूद है, आप समर्थक भी मौजूद हैं। अगर पुलकित में समझने की कोशिश करूं, आपके जो समर्थक है उनका क्या कहना है? क्या वो मानते हैं कि ज्यादा उम्मीदों का पहाड़ आम आदमी पार्टी ने जो जनता के सामने खड़ा किया था वो इस तरह ढहा कि रोके हुए भी भावनाओं पे काबू नहीं पा रहे हैं लोग? आप तो बिल्कुल ठीक कहा। आम आदमी पार्टी के समर्थकों से ही जान लेते हैं। टोपी लगा रखी है आपने, लगातार हमला हो रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्या इसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया गया था वादों का, अब वो जब दिखाई दिया सरकार के दौरान पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया, उसकी नाराजगी है या आप जो आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों पे वो वजह? नहीं, केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन पार्टियों पे देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी ये काम। तो केजरीवाल जी एक बिल्कुल इतिहास बदलना चाहते हैं। इन्होंने खूब लूट मचाई है, देश को खूब लूटा है और ये कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, इन्हें कुछ करके नहीं दिखाया और अपने घर पेरिस बना दिए इन लोगों ने। आप कहां से? मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। दरअसल क्या है कि इतिहास गवाह है, जब भी अच्छा आदमी दुनिया के अंदर आया है, ये बापू की समाधि है, देशवासियों ने ही गोली मारी है उनको। ये इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने इंसान का अच्छा काम किया है लोगों ने उसी पर पत्थर मारे हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो। तो आप कह रहे हैं कि जो अच्छा काम हुआ है दिल्ली में उसकी वजह से मारे जाए? हाँ सुनिए, अच्छा काम हुआ है उसकी वजह नहीं, आने वाले वक्त में अच्छा काम करने वाले हैं इसलिए उनकी राहों का रोड़ा बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में जो अच्छा काम करने वाले और भी समर्थक यहाँ पे मौजूद है, आप क्या सोचते हैं? मैं सर बिहार से चल के काफी दूर दिल्ली आया हुआ हूँ आम आदमी के लिए। मैं चाहता हूँ कि देश का भविष्य कुछ उज्जवल हो, देश की आजादी पाने में दिल्ली क्यों आए? बिहार में तो बहुत काम है। नहीं, मैं दिल्ली इसलिए आया कि दिल्ली से ही शुरुआत राजनीति की होती है और दिल्ली को जो देखते हैं जो हमारी आम आदमी पार्टी कर रही है वैसा ही बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। चलिए, तो लोग नाराज है, आप समर्थक नाराज है, लेकिन एनके सिंह साहब सवाल ये है कि राजनीति में चुनाव में इस तरह की बात को शायद कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश से यह प्रकरण शुरू हुआ था, उसके बाद भारतीय नेताओं पे इस तरह के सिलसिले लगातार बढ़े थे। मेरा सवाल यह है, मुद्दा चाहे जो कुछ भी हो, इस तरह की घटनाओं की राजनीतिक दलों को निंदा करनी चाहिए, ना कि इसमें साजिश या संभावनाएं तलाशनी चाहिए। विदाउट एनी क्वालिफिकेशन कैटेगरिकल डिनायल आना चाहिए। क्या पॉलिटिकल कंडक्ट इस समय इस तरह का हो जाएगा कि 65 साल की डेमोक्रेसी में कोई केजरीवाल निकलेगा तो कोई स्याही फेंक देगा, कोई जूता मारेगा, कोई ईंटा मारेगा, ये आज से नहीं चल रहा है जी। जब आप याद करिए कि जूता फेंका था किसी ने, उसको आपने टिकट दे दिया, वो चिदम्बरम पर जूता फेंका था, बिल्कुल है। और आपने जो बुश का दिखाया वो भी एक घटना है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स जब वो जनता से इंटरेक्ट करते हैं तो ये कौन सा मैनिफेस्टेशन है कि आप उसको चाटा मार देंगे माला पहनाने की जगह? लेकिन उसको जयबीर जी, बिल्कुल जयबीर जी, आपको लगता है? मैं एक चीज और कह दूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट किया जा रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ये जनता के गुस्सा में क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने, जहां पे एक गवर्नमेंट पे पूरा का पूरा करप्शन का आरोप लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे तमाम ए राजा, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, पवन बंसल, तमाम चीज हुआ, किसी पे फूल से भी नहीं किसी ने मारा। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग जूता थप्पड़ सबसे मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ इंथुसियास्ट है जो प्रमुख होकर वहां जा रहे हैं। शेरगिल जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कार्यकाल में जनता बेतहाशा महंगाई से इतनी परेशान थी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई घटनाक्रम देखने को नहीं मिला। लेकिन अरविंद केजरीवाल पे लगातार थप्पड़ के प्रहार हो रहे हैं, इंक फेंकी जा रही है, मुक्का चलाया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए रमेश जी, दो बातें हैं। एक पहली, जैसे कपिल सिब्बल जी ने कहा, ये थप्पड़ मारना एक लोकतंत्र में ठीक बात नहीं है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ खास करके इतना आक्रोश इसलिए है, लोग घरों से निकल के उन्होंने अपना समय, अपनी वोट इनको दी, इन्होंने अपनी सरकार को इस बात पे गिराई, मैं कानून नहीं मानूंगा, मैं एनसीटी एक्ट को नहीं मानूंगा, मैं सॉलिसिटर जनरल की ओपिनियन नहीं मानूंगा, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं मानूंगा, मैं कानून को नहीं मानूंगा, क्योंकि मुलजिम भी मैं खुद हूं, वकील भी खुद हूं, जज भी खुद ही बनना चाहता हूं। एक धोखा किया है एक ऐसे इशू में जहां इनको कहा गया था आप लॉ को अवॉइड करिए, ये कहते नहीं, हम अपनी सरकार को थप्पड़ पड़ जाए, बिल्कुल थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी इनकी एक खूबी और खासियत ये हो गई है, जब जब इनकी कोई टीम इनका गाना नहीं गाता, ये उसको एलिगेशन लगानी चल जाते हैं। आज जनता सड़क पे इनके खिलाफ बोल रही है, जब मीडिया इनका क्रिटिसिज्म करता है ये कहते हैं पेड न्यूज है। जनता आज ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये कहते नहीं, हम जो कहेंगे वो सही है, हम ही जनता है, बाहर की जनता को कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो आप अपेक्षाओं का पहाड़ खड़ा किया था, उसे पूरा नहीं कर पाए, इसलिए लोग इनसे नाराज है। लेकिन अब हम चलते हैं, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने में बस कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। मिशन 2014 के लिए चुनावी समर में उतरे सारे दिग्गज आखिरी दौर की लड़ाई में जी जान से जुटे हुए हैं। इतना विद्वान प्रत्याशी पूरी दिल्ली में नहीं है जितना आज आपको प्रोफेसर अनंत कुमार के रूप में मिला। ये आखिरी बार की तैयारी है, ये जीत का जायका चखने की कवायद है। चुनावी प्रचार का शोर थमने से पहले उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होना है। इसमें दिल्ली की 7 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, यूपी की 10, महाराष्ट्र की 10 सीटें, बिहार की 6 लोकसभा सीटें और केरल की 20 सीटें शामिल हैं। इस दौरान हर पार्टी का योद्धा अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरा दमखम झोंकता दिखा। पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पर जो सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं, उसमें जो पहले 10 राज्य हैं, उन पहले 10 राज्यों में 6 राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं। ये देश की बहुत दिल्ली में जहां ज्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूपी में हाल ही में सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। अपराधियों को हरियाणा में हुड्डा सरकार की साख का सवाल है, नहीं दिया, तो बिहार में राजनीतिक जानकार बीजेपी को नए साथियों का फायदा मिलने की संभावना जता रहे हैं। यानी कुल मिलाकर मुकाबला जोरदार है। प्रचार का पर्दा गिरने को है और लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण का पर्दा उठेगा 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे, जब 91 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य ईवीएम में बंद होना शुरू हो जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो तीसरे चरण में 91 सीटों के लिए मतदान होना है और इसमें सबसे बड़ी साख जो लगी है वो कांग्रेस पार्टी की लगी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अगर इस फेज को हम इस चरण को देखें तो इस चरण में 46 सीटों पर कब्जा जमाया था। किस तरह से कौन कौन सी सीटें महत्वपूर्ण है ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी विवेक। शुक्रिया रमेश आपका। आइए हम आपको बताते हैं कि पूर्वी दिल्ली, हम दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। 14 राज्यों की 91 सीटों पर 10 तारीख को यानी कि तीसरे चरण का चुनाव होना है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली की, जहां पर जो मामला है वो रोमांचक होता नजर आ रहा है। खासकर 3 जो है लोगों में ये मुकाबला बहुत कड़ा हो गया। महेश गिरी बीजेपी से, राजमोहन गांधी हैं आम आदमी पार्टी से, इसके अलावा एक और प्रत्याशी आपको संदीप दीक्षित नजर आ रहे हैं जो कि फिलहाल यहां से सांसद भी। हालांकि पूर्वी दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा चुनेगी नहीं चुनेगी ये वहां के वोटर्स तय करेंगे। तो ये जो मुकाबला है काफी घमासान होता नजर आ रहा है। ये वीआईपी उम्मीदवारों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। आइए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर नजर डालते हैं, देखते हैं क्या तस्वीर उभर कर आ रही है सामने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में।
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी आप देखिए कि बीजेपी से मनोज तिवारी हैं, इसके अलावा हम बात करें कांग्रेस से जेपी अग्रवाल हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी से आनंद कुमार यहां पर मैदान में है और ये मुकाबला भी बहुत कड़ा माना जा रहा है। खासकर दिल्ली के 7 सीटों की बात करें तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। 7 सीटों पर आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की तस्वीर, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तस्वीर, यानी कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का समीकरण यहां बन रहा है। अब देखिए कि यहां पर कृष्णा तीरथ है, इसके अलावा बीजेपी से उदित राज हैं जो कि हाल में ही बीजेपी में से जुड़े हैं, लेकिन कहा जाता है कि दलितों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ रहता है। और इसके अलावा राखी बिरलान को आप देख रहे हैं, सिटिंग एमएलए थी लेकिन उन्हें एमपी का टिकट दिया गया, हालांकि इस पर भी कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी पर उठाए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुकाबला यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर हम बात करें तो साउथ दिल्ली की अगर हम बात करें, दक्षिणी दिल्ली की बात करें, बीजेपी की तरफ से रमेश विदोड़ी को उतारा गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस से रमेश कुमार आपको नजर आएंगे और वहीं आम आदमी पार्टी से कर्नल देवेंद्र सहरावत को यहां पर रखा गया है। यह मुकाबला भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुकाबले भी दिल्ली में होने हैं जो कि वाकई ब्रेथ टेकिंग होंगी, यानी कि सांसें थाम देंगे। अगर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लोग पशुपेश में बने रहेंगे। आखिरकार मुकाबला जाएगा किसके पास? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप दक्षिण दिल्ली की, जहां रमेश कुमार नजर आ रहे हैं। आइए चांदनी चौक की बात कर लेते हैं। चांदनी चौक का मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है इन 7 सीटों के बीच। अगर हम बात करते हैं तो 2014 का मुकाबला चांदनी चौक पर कपिल सिब्बल के बीच होगा। सिटिंग एमपी है यहां से बीजेपी के हर्षवर्धन, जो कि सिटिंग एमएलए बीजेपी की तरफ से कृष्णा नगर से विधायक है, लेकिन अब वो एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिल्ली में। तो ये मुकाबला काफी कड़ा होगा और आम आदमी पार्टी से एक बड़ा सितारा यहां पर है आशुतोष, जो कि चुनावी मैदान में है। ये मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करें तो वेस्ट दिल्ली में भी देख लेते हैं किस तरह से तस्वीरें बन रही है। हम आपको दिखाते हैं वेस्ट दिल्ली की तस्वीर किस तरह से सामने आ रही है।